नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं नहीं जानती कि स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है। आप सब बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और एक मुझे मिला था क्वेश्चन नहीं, वो एक सजेशन था कि फ्लो में बोलने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि मैं फ्लो में जब बोलने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ वर्ड में अटक जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीथ लेके उसको फिर वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ से डिसकंटिन्यूस करते हुए कहीं और की स्टोरी कहीं और लेके जाती हूँ, उसी स्टोरी को थोड़ा सा फ्लो अलग हो जाता है। तो पूरे फ्लो को मेंटेन करते हुए चलिए आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है और मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैंने टाइम चेंज कर दिया है। जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने टाइम चेंज कर दिया। सुबह के 10 बजे एक स्टोरी पोस्ट होगी है, रात के 9 बजे एक स्टोरी पोस्ट होगी। तो आप सब सुनना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए, ये हो गई ज्ञान की बातें। आगे बिना और वक्त गवाए हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, गलत बता रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलिए आगे देखते हैं। कंगना और उसकी माँ जो होती है आई होती है और कंगना को लेके जा रही होती हैं। वहाँ पे सानिया खड़े होके देख रही होती हैं और कुछ नहीं बोल रही होती, कुछ नहीं, A to Z कुछ नहीं, कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रही होती हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सानिया गुस्से में होती है। वहाँ पे सब कोई, उसके माँ पापा चाचा चाची जो लोग होते हैं, बुआ, सब लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर एक वहाँ पे जो इंसान होता है वो अगर नहीं रोक रहा होता है, वो होती है सानिया। सानिया क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि अभी उन दोनों में उस तरह का या उस लेवल का उन दोनों में ट्रस्ट बिल्ट नहीं हुआ होता है। अब उसकी माँ, कंगना की माँ होती है, वो कहती है कि इतनी बेइज्जती झेलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है बेटा, और तुम मेरी बेटी हो और इस घर में इस तरह से रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तो अभी जनता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसी बदसलूकी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मुझे पता है कि इन फैमिली में ये सारे लोगों का यही इरादा था और उन्होंने अपना इरादा पूरा कर लिया। और पता नहीं सानिया किस घमंड में चूर है। उसको क्या लगता है कि इसके लिए दुनिया में सब लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और खासकर मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं। और वहाँ से वो हाथ खींचते हुए लेके चली जाती हैं सानिया की तरफ। वो बस एक आवाज़ के लिए, कंगना एक आवाज़, सानिया सिर्फ एक आवाज़ दे दो प्लीज़, एक आवाज़ दे दो, ऐसा वो सोच रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, बस वो टपक नहीं रहे होते हैं। और जब वो टपक नहीं रहे होते हैं, उसकी माँ उसको इस तरह से लेके जा रही होती है। उसको काफ़ी बुरा लगता है कि सानिया कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? मैंने किया क्या है? मुझे खुद नहीं पता है। मैंने तो अभी तो कुछ नहीं किया है। इधर शालू जी गाड़ी में जगह बैठाती हैं और ड्राइवर को बोलती हैं, ड्राइवर ले चलो यहाँ से, हमें यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं रुकना है। और वो चली भी जाती है। सानिया चुपचाप खड़े होके ये तमाशा देख रही होती है। वर्धन जी और ऋषि जी कहते हैं कि ये तुमने क्या किया सानिया? ये बिल्कुल अच्छा नहीं था बेटा। तुम्हारे हर अच्छे बुरे हर फैसले में मैंने साथ दिया है। इधर दादी भी बोलती हैं, दादाजी, मगर इस तरह से बहू को उसके घर भेजना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम्हें अगर किसी बात का गुस्सा था तो अपना गुस्सा निपटाना था और बातों को संभालना था, ना कि इस तरह से। तुम्हारे लिए उसने क्या क्या किया, किस तरह से चीज़ों को संभाला, आज तक वो तुम्हारे लिए यहाँ पे टिकी हुई थी, बट आज तुमने ही उसका साथ नहीं दिया। वापस आने किसी को कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर उसे यही सब करना होता
तू बहुत पहले कर चुकी होती, मगर ये किसने किया है? और जो भी इसकी इतनी हिम्मत की मेरे कमरे में घुस के इस कागज के साथ छेड़छाड़ किसने किया होगा? वो अपने रूम में अपने सर को पकड़ के घूमे जा रही होती है। तब तक उतने में अंशु आती है और कहती कि दीदू, तो कहते कि हाँ क्या हुआ अंशु? तो कहते दीदू बड़ी ताई बुला रही हैं। तो कहती कि ठीक है मैं आती हूँ, तुम जाओ। वहाँ पे उसका चेहरा गुस्से में देख के अंशु की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोले। अब चुपचाप वहाँ पे कुछ करे या ना करे, क्या कहे, कैसे कहे, अब उसको नहीं समझ में आ रहा था। मगर अब उसकी हिम्मत तो टूट चुकी होती है अंशु की, और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाती है। जो जैस्मिन होती है उसने अपने इरादों में कामयाब तो हो चुकी होती है, मगर कुछ चीज़ें रह चुकी होती हैं। उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें अभी कम होती हैं। पूरी तरह से इन दोनों के बीच का रास्ता वो मिटाना चाहती है, और धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब भी होती है। और इधर सान्या चुपचाप तो ये सारी चीज़ें होते हुए देख रही होती हैं। इधर कंगना के फादर और भाई, जब उनको पता चलता है कि वो वहाँ से चली आई है उसके माँ के घर, तो उसके भाई और उसके फादर मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं दरवाजे पे, तो जो उसकी माँ होती है उसके फादर और भाई को दोनों को ही घर से बाहर का दरवाज़ा दिखा देती है और कहती कि मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और रही बात किसी की दौलत की लालच से, अच्छा है कि मैं गरीब जीना पसंद करूँगी। फिर इस दरवाजे पे, मेरी दहलीज पे अपना कदम ये जो रखे हो ना बिल्कुल मत लाना, निकल जाओ यहाँ से। उधर से राहुल कहता है कि माँ आप मुझसे क्यों नाराज हो, मैंने क्या किया था? कि तुमने कुछ नहीं किया बेटा, मगर तुमने अपने पिता का साथ दे के उतना ही गलत किया है जितना कि तुम्हारा पिता, और वापस इस घर में कदम मत रखना। मैं नहीं चाहती तुम दोनों की मनहूस कदम से मेरी बेटी की जिंदगी नर्क हो जाए। चले जाओ यहाँ से। वो कह के दरवाजा बंद कर देती है, और अपनी माँ को इस तरह से इतना गुस्से में देख के अब तो कंगना को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ इस बार जो डिसाइड की है वो करके रहेगी, जो वो करना चाहती है। अब सान्या इधर अपने सर को पकड़ के गोल गोल घूमे जा रही होती है। नीचे जब सीढ़ी से उतर रही होती है, तब जैस्मिन आगे कहती है कि वैसे भी सान्या, जो हो गया उसको भूल जाओ, और जो होता है वो सही के लिए होता है। तो वो सर सिर्फ हिला के आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अगर कंगना को ये करना ही था तो पहले क्यों नहीं, अभी बाद में क्यों, और ये सब किसने किया? अगर उसने किया तो इतना वक्त का वेट क्यों कर रही थी? तो उसको वेट ही नहीं करना था। बस वो सारी बातों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है, सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। तब तक उसकी मॉम जो होती है कहती है कि सान्या, सब घर वालों ने डिसाइड किया है कि तुम हम सबके साथ नहीं रहोगी। तो कहती क्या? तो कहती हाँ, तुम हम लोगों के साथ तब तक नहीं रहोगी जब तक तुम बहू को घर नहीं लेके आती, और हमें नहीं पता कि तुम बहू को कैसे लेके आओगी, मगर हमें हमारी बहू हमारे घर में चाहिए। और दादी कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल पे सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया सान्या, मगर आज तुमने ये जो किया है, मुझे बेटा तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और तुम इस तरह से हार मान लोगे। और मुझे नहीं लगता कि जो भी इल्ज़ाम उस पर लगे हैं ये इल्ज़ाम सही है, और तुमने खुद उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है। मुझे सच में यकीन नहीं होता। इधर उसके दादा दादी, चाचा चाची और अंशु, सब लोगों की नज़र सान्या पे होती है। सान्या जब इतने लोगों का विश्वास वो जब पाती है, तो उसका कहीं न कहीं दिमाग गड़बड़ाने लगा होता है। अब वो क्या करे, ये सारी चीज़ें सॉर्ट कैसे करे, आखिर ये सब होगा कैसे? फिर वो डेविड को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फ़ोन लगाती है। जब वो फ़ोन लगा रही होती है,
तो कहती कि डेविड, मैंने तुमसे बोला था काम हुआ कि नहीं हुआ? कहती कि बस 5 मिनट मैम, और थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं करके देता हूँ। कहती तुम्हें कितना वक्त लग रहा है डेविड? तुम्हें एक छोटा सा काम करने में इतना वक्त लग जाता है? जब तुम्हें इतना वक्त लग जाता है तो पता नहीं बाकी काम तुम कब करके दोगे। मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रही ना तो कुछ नहीं होगा। इधर कंगना को अपने घर जाके बड़ा उदासी सा फील हो रहा होता है। वो हर वक्त सान्या को याद कर रही होती है। अभी अभी उसको ऐसा लग रहा होता है कि सान्या आएगी और उसको लेके जाएगी, मगर उसकी माँ उसके सामने जब खड़ी होती है तो उसका सारा वहम टूट सा जाता है। वैसे जो शालू जी होती है वो गलत भी नहीं होती। कोई भी अपनी बेटी के सम्मान के लिए इस तरह से खड़ा होता है तो वो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को ऐसे तकलीफ में, इस तरह से अपमानजनक सिचुएशन में वो नहीं रहना देना चाहते। कंगना बस उम्मीद करके बैठी हुई होती है। वो अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे पे जो विंडो होती है वहाँ पे वो बैठती है और विंडो से बाहर की तरफ देख रही होती है। बाहर का व्यू जो होता है काफी शांत दिख रहा होता है, क्योंकि वक्त ढल रहा होता है, शाम हो रही होती है। इधर शाम ढल रही होती है मगर सान्या जो होती है परेशान होती है। सान्या ने कंगना पे इल्जाम तो लगा दिए होते हैं मगर उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है। उसका दिल जो होता है मानने को तैयार नहीं होता है। घर वाले जो होते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मगर उसको इस वक्त कोई उसके दिमाग की बात पे कोई सपोर्ट कर रहा होता तो वो जैस्मिन होती है, क्योंकि जैस्मिन ने ये सारा कांड रचा होता है कि जिंदगी में जो भी हो, बस वैसे भी जब वो कंगना आई होती है उसको कुछ बताने के लिए और सान्या ने उसको बताने नहीं दिया होता है, उसकी बातें उस तक ही रख ली होती है। इधर कविता उसको फोन करती है, कहती है क्या हुआ जीजू, आप काफी परेशान लग रहे हैं और मुझे कंगना ने बोला था आपको कुछ बताने के लिए। जो आपने हायर किया था डिटेक्टिव को, उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैं आपको भेज रही हूँ। कहती है कि ठीक है भेज दो, और कहती कि पर आपकी आवाज़ इतनी बदली बदली सी क्यों समझ आ रही है? तो कहती कि कुछ नहीं, सब ठीक है कविता, तुम कैसी हो? तो कहती कि मैं ठीक हूँ बट ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ठीक है। तो वो कहती है कि नहीं सब ठीक है, और कहती है ठीक है आप कह रहे हो तो शायद मुझे ही वहम हो रहा है। वो अपने फ़ोन से सारी चीज़ों को ईमेल कर देती है। जब सान्या देख रही होती है जो इन्फॉर्मेशन निकालने को बोली होती है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाते हैं। फिर अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता कि आगे क्या करूँ। वैसे ये सारी चीज़ें जो मिक्स हुई हैं किसने किया है और किसकी इतनी मजाल है कि जो मुझसे पंगा लेने के लिए तैयार हो गया है, वो भी कैसे, वो भी मेरे घर में या मेरे घर के बाहर। कितने लोग हैं, होंगे तो बहुत, पर जब वो वक्त जो होता है शाम ढलती है रात होती है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए तड़प अलग सी बनी रहती है। दोनों फोन उठाते हैं फिर रख देते हैं, दोनों फोन उठाते हैं और साइड में रख देते हैं। इधर शालू जी आते हैं, कंगना को कहती हैं कि बेटा चलो खाना खाते हैं। कहती कि नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। तो कहती कि चलो, बिना खाए रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर उसको इतनी फिक्र होती तो अभी तक वो आ गई होती तुम्हें लेने के लिए, तो ऐसी उम्मीद फालतू में मत पालो। तो वो कहती है कि माँ पर, तो कहती है कि बेटी मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना कि तुम्हारी दुश्मन। तो कहती है कि जी माँ। वो दोनों जाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और पूरे डाइनिंग टेबल पे बस 2 ही लोग बैठे होते हैं। उधर फैमिली में सन्नाटा सा छाया हुआ होता है, कोई किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा होता। जहाँ हंसी मजाक का माहौल हुआ करता था अब वहाँ पे पूरी तरह से खामोशी होती है। अब इधर वीरेंद्र जो होता है अब परेशान हो गया होता है कि
कंगना चली गई और मैं अब यहाँ पे क्या करूँ? मेरा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कंगना को इस घर में लाने के लिए। वो खाना खा रहा होता है, उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है। सानिया जो होती है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ चल रही होती है कि क्या अब क्या करना है। सब ब्लैंक हो चुका होता है और इधर घर वाले डिमांड कर रहे होते हैं कंगना घर में चाहिए, मगर सानिया ऐसा अभी फिलहाल नहीं चाहती है। धीरे धीरे ये वक्त उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि पहला दिन होता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और ये दूरी कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रही होती है। और वो कितना तकलीफ दे रही होती है, सानिया और वो कंगना को ही समझ आ रहे होते हैं। सानिया चुपचाप थोड़ा बहुत खाती है, वहां से उठ जाती है। कंगना भी खाना खाती है और उड़ जाती है और जाके अपने कमरे में लेट के वो सोच रही होती है कि क्या सनी को मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? क्या सचमुच उसको ऐसा लगता है? इधर आके सनी बेड पर लेट के यही सोच रही होती है कि अगर उसको यही करना था तो उसने इतना वक्त क्यों लिया, और अगर किसी और ने किया है तो मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा? ये कैसे हो सकता है? और वो सोशल मीडिया में जो फोटो कैसे वायरल हुआ? मेरा तो सर फटा जा रहा है। वो फिर अपना फोन देखती है। रात के 11:30 बज रहे होते हैं और 11:30 हो रहे होते हैं तो कहती कि और मुझे ऐसे तो नींद भी नहीं आ रही है। दोनों करवटें बदल रहे होते हैं अपनी दूसरे के अपोजिट साइड में और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। सनी ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया होता है, मगर उसे अनजाने में ये जो चीजें हुई होती हैं न, वो कैसे सुधारे और उसने गलत किया भी है कि नहीं किया है उसको ये भी नहीं पता। जैसे तैसे सुबह होती है, सुबह की पहली किरण उनके चेहरे पे पड़ती है। दोनों ही सोए नहीं होते हैं। उनकी नींद जो होती है उड़ सी गई होती है, आंखों में ही रातें कटती हैं और सुबह हो जाती है। दोनों पहले ही तैयार होके रूम से बाहर निकलते हैं। इधर कंगना जाती है किचन में, माँ अपने लिए और माँ के लिए खाना बनाती है और इधर सानिया जो थी तैयार होके सुबह सुबह ही तैयार होके ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है बिना नाश्ता किए। घर वाले ऐसे देखते हैं तो उन सबको तकलीफ होती है और धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। 1 से 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, 5 दिन होता है। ऐसे करके उन दोनों में महीनों बीत जाते हैं। उन दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और दोनों फोन उठाते, मगर दोनों के पास हिम्मत नहीं होती एक दूसरे से बात करने की। फिर एक दिन जो होता है, सानिया को फोन आता है। सानिया को फोन आता है डेविड का और डेविड कहता है कि मैम मुझे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है और ये रहे, मैं आपको कुछ फोटोज भेजता हूँ और आपको ये फोटोज क्लियर हो जाएंगी। तो जब वो देखती है जैस्मिन के साथ ये कौन है, वो पूरा पिक्चर ना अच्छे से क्लियर नहीं होता है, ब्लर होता है। तो कहती कि इसने फोटो भी खींची तो आधी अधूरी। हर फोटो में उसका चेहरा कहीं से छुप गया होता है तो कहीं ब्लर हो गया होता है, कुछ न कुछ हो गया होता है। फिर अब ये सोचती है कि ये कहता है कि मैम इसमें जो आपके घर में जैस्मिन रह रही है उसने ये सारा प्लान किया है और इसमें डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज इसी ने किया है। तो कहते कि वो कैसे पता? तो उसने किसी को पकड़ा होता है, उसने किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है। जब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है वो सुनती है तो उसको यकीन हो जाता है कि इसमें जो कंगना थी उसकी कोई गलती नहीं थी। इसमें जो भी गलती होती है वो जैस्मिन की होती है और जैस्मिन ने ही इसमें इस 1 महीने के टाइम में उसने सानिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया होता है अपने आप को हावी करने का, पर सानिया ने कभी भी जैस्मिन को इतना भाव दिया ही नहीं होता है और वो बहुत गुस्से में जाती है जैस्मिन के रूम में और कहती कि
जैस्मिन ये सब क्या है? वो अपना फ़ोन देती है और कहती है कि ये सब क्या है और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो कहती कि क्या मैं क्या कर रही हूँ सनी, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती कि मुझे अच्छे से पता है कि ये सारा काम तुमने किया और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। वो फ़ोन में रिकॉर्डिंग उस बंदे का सुनाने लगती है और उसका दिमाग चकरा जाता है। कहती कि ये तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है सनी, और तुम ऐसे कैसे किसी के बातों पे भरोसा कर सकती हो? तो कहती है ये ऐसे कैसे नहीं है, ये डेविड ने भेजा है और डेविड आज तक जो भी चीज़ें मुझे भेजा है वो रियल है, ठीक है, और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी, मुझे तुम्हारे सवालों का कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने दिनों से तुम इस घर में रह रही हो, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम इस चीज़ का ऐसे सिला दे रही हो? तो कहती कि कैसे सलाह दे रही हूँ सनी, मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैंने तुम्हारे सामने 2 बार अपने दिल को खोल के रखा, पर तुमने दोनों बार मेरे दिल को ठुकरा दिया। कंगना तुम्हें भाव तक नहीं देती है, तुम्हारी तक देखती तक नहीं है, और तुम उसके पीछे लट्टू होकर घूम रही हो। तुमको आज तक उसने क्या दे दिया है, कौन सी खुशी दे दी है जो मैं नहीं दे सकती? मैं उससे ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, मैं उससे ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं एक आज के टाइम की लड़की हूँ और उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नॉलेज है। तो तुम किस चीज़ से उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानती हो? तो कहती कि किसी से बेहतर होना कोई क्वालिटी नहीं होती और तुम किसी की तरह नहीं हो और कोई तुम्हारी तरह नहीं है। सबका अपना अलग अलग पहचान है, अलग अलग अस्तित्व है, और जब कोई किसी के दिल में कोई जगह बनाता है तो ये सोच के जगह नहीं बनाता है कि कोई भी आएगा उसकी जगह को एक्सचेंज करके चला जाएगा। और तुम्हें बता दो तुम्हारे गलतफहमी के लिए कि मैंने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया है। तो ये देखिए नहीं किया तो कर लो ना, किसने मना किया है? और वैसे भी अभी तो कंगना भी तुम्हारे लाइफ से चली गई है, फैमिली है, मैं हूँ, भूल जाओ उसको। तो कहती कि ऐसे कैसे भूल जाऊँ उसको? नहीं भूल सकती। अगर तुम अपने बातों को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो जैस्मिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो कहती कि बुरा, इससे ज़्यादा बुरा होगा? तुम्हारे घर में रहती हूँ बट तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती, तुमसे बात करती हूँ मगर तुम्हारे क्लोज नहीं बैठ सकती, तुमको छूना चाहती हूँ मगर टच नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, ये भी। और तुम्हें पता है उसके चेहरे पे बड़ा ही सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं और वो खुद को अलग ही, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग होता है। जैसे होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस इंसान होता है, किसी के लिए ऑब्सेस्ड होता है, उसके बातों में, उसकी हरकतों में ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, बट वो ऑब्सेस्ड होती है मगर इस तरह से होती है कि वो किस हद तक गिरेगी उसको खुद नहीं पता होता है। सनी जो होती है, अब उसकी गलतफहमी कहीं न कहीं धीरे-धीरे उसके दिमाग से जो धूल चढ़ी होती है वो हट रही होती है कि इसने कुछ नहीं किया है कंगना ने। इधर मनीषा और अंश आ चुके होते हैं। इस दौरान मनीषा ने, उसको बड़ा अच्छा लगा होता है कि कंगना उसको इस घर में नहीं दिखी होती है, इसीलिए वो जैस्मिन को अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर धीरे-धीरे अब जैस्मिन जैसे-जैसे सनी की ज़िंदगी में ताक-झाँक करना स्टार्ट की होती है तो मनीषा को प्रॉब्लम होने लगी होती है। तो मनीषा के खिलाफ कोई सबूत डेविड को नहीं मिल रहा होता है तो मनीषा ने हेल्प किया होता है उसके खिलाफ उसको सबूत मिलने में। अब वो नहीं चाहते कि एक भी दिन जैस्मिन इस घर में रुके, क्योंकि कंगना तो चली गई है, अब जैस्मिन भी निकल जाएगी यहाँ से। मगर वो भूल जाती है कि अगर जैस्मिन के खिलाफ सबूत मिलते हैं
तो कंगना के ऊपर जो दाग लगा हुआ है वो साफ हो जाएगा। अब जैसे ही इस बात का उसको नॉलेज नहीं होता है, उसको समझ नहीं होती है कि ये चीज़ हो सकती है, वो शांतिपूर्वक अपने दिमाग को जो चलाई होती है, उसने चालाकी दिखाई होती है, मगर उससे चालाकी में छोटी सी एक भूल हो चुकी होती है, जिससे सनी ने सारे मुद्दे को पकड़ लिया होता है। अब जास्मिन का गर्दन सनी के हाथों में आ चुका होता है। कहती जास्मिन को कहती कि सान्या, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि कंगना यहाँ से जा चुकी है और आई थिंक घर वाले भी धीरे धीरे उसको भूलने लगे हैं। तुम भी भूल जाओगी, थोड़ा वक्त लगेगा मगर भूल जाओगी। तो कहती कि साल हो जाए, महीने हो जाए, दिन बीत जाए, मगर मैं कंगना को नहीं भूल सकती और मैं उसको इस वक्त से नहीं जानती हूँ जैस्मिन, अपने कॉलेज के वक्त से जानती हूँ। और तुम्हारे लिए अच्छा होगा यही कि तुम इस घर से चली जाओ, वरना कहीं मेरे पापा को पता चला ना तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान के अपने घर में लेके आई थी, तुम्हें अपने घर में पनाह दिया और तुमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। मेरे भरोसे, एतबार और यकीन का तुमने फ़ायदा उठाया। अगर तुमने अपनी बातों को कबूल नहीं किया तो समझ लेना तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा बुरा करूँगी। और सनी की आंखों में वो चीज़ें साफ साफ दिख रही होती है। जैस्मिन अपनी चीज़ों से बाज नहीं आने वाली होती है और इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है जैस्मिन के। इधर डेविड से कहती है कि टिकट कराओ और जैस्मिन को उसके घर भेजो। शाम को ही टिकट वगैरह लेके जो डेविड उठता है आ जाता है उसके घर पे। जैसे घर पे आता है, सान्या के जो सान्या की जो माँ होती है, उसके पापा, दादा, दादी डेविड को देख के कहते हैं तुम डेविड यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सर मैम, मुझे सान्या मैम ने बुलाया है और उन्होंने ये एक टिकट और सारा लगेज पैक करने को पहले ही बोला था तो मैंने कर दिया, अब बस लेके जाना है। सान्या आती है, कहती कि डेविड इसको इसके घर तक छोड़ के आओ। जैस्मिन कहती कि क्या? कहती हाँ, तुम अपने घर जा रही हो और तुम अब इस घर में बिल्कुल नहीं रुक सकती। इधर वीरेंद्र उसके दिमाग में कहता कि ये क्या नाटक चल रहा है, कभी कोई जाता है इस घर से, कभी कोई जाता है। जब उसको एहसास होता है कि कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए तो फिर वो चुप हो जाता है, वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, शांति लगा के बातों को सुन रहा होता है। सान्या कहती है कि डेविड, यहाँ पे जितना देर करोगे मैं उतना ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आएगा, तो इसको मेरी आंखों से दूर करो। उसके पापा पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तुम जैस्मिन को उसके घर भेज रही हो, किया क्या है उसने? तो कहती है कि पापा आपको पता नहीं है इसने क्या किया है, जब आप जान जाओगे ना तो ये खुद ही अपने हाथों से करोगी, मगर मैं इसको पुलिस के हवाले किए बिना इसके घर तक छोड़ने को बोल रही हूँ, तो ये मेरी दरियादिली है। और जैस्मिन सुनो, दोबारा इस घर की तरफ आंख उठा के मत देखना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी, साफ कर दूंगी मैं। ऐसे बोल के डेविड को इशारा करती है कि उंगलियों से किसको ले जाओ। जैस्मिन को वो उसकी कलाई को पकड़ता है और खींचते हुए बाहर की तरफ लेके जाता है। जब वो जा रही होती है तो कहती है कि सान्या मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना अपनी बातें, और ये सब तुम्हारे लिए किया मैंने, तुम्हें पता है ना कि ये सब तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती, प्लीज़
एक बार मुझे माफ कर दो सानिया प्लीज। वैसे बोलते जा रही होती है और धीरे धीरे उसकी आंखों से वो ओझल हो जाती है। इधर घर वाले सब लोग ऐसे आप उनके नजरों में सानिया ऐसे सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ। सबकी आंखों में एक सवाल होता है कि इस सवाल का जवाब दो तुम। सानिया बिना कुछ बोले जा ही रही होती है तो उसकी दादी कहती है कि सानिया ये सब क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तो कहती कि दादी, फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और कहती कि दादी मुझसे गलती हो गई, मैं हर एक चीज में परफेक्ट होती हूँ मगर यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। मुझे नहीं पता था कि शायद मैं जिस इंसान पे भरोसा कर रही हूँ वो आगे चल के वही मेरी पीठ में छुरा भोंकेगा। जैस्मिन पे मैंने बहुत भरोसा किया था, मुझे उम्मीद था कि इसके होने से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा मगर इसके होने से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दादी सब लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वो सीढ़ियों से जिनसे उतर रही थी उसी सीढ़ी पे बैठ के ये सारी बातें बोल रही होती हैं। सब लोग उसके उसके तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। वो बोल रही होती है अपनी बातें और दादी से कहती है कि दादी मैंने कंगना को उस घर से भेजा जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी। ये जो भी किया था, जो भी कागज की अदला बदली थी, जो मैटर सामने आया, मेरा नाम उछाला गया, ये सब कुछ जैस्मिन ने किया था और ये सब कुछ जैस्मिन ने करके पता नहीं क्या हासिल करना चाहा। मैं इतने दिनों से यही समझ रही थी कि कंगना ने ये सब कुछ किया है और मैंने उसको इस घर से निकाल दिया बिना किसी सवाल के, बिना कुछ पूछे उसको इस तरह से जलील किया, बेइज्जत किया। और दादी अगर वो इस घर से जाती नहीं तो क्या करती। इस घर में मैंने उसको बस बेइज्जती तो किया है। उसकी आंखों में पछतावा दिख रहा होता है, उसने जो किया होता है उससे उसको काफी दुख होता है, तकलीफ हो रही होती है उसको मगर वो अपनी तकलीफ किसी को समझा नहीं पा रही होती है। जब उसकी माँ उसको इस तरह से रोता हुआ देखती है तो उसके पास आती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि बेटा गलती सबसे होती है, तुमसे भी कोई गलती हुई, मैं यही कहूंगी कि तुम मुझसे जाके माफी मांग लो। इधर दादाजी और उसके पिता और चाचू, सही बात है, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा, तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए कोई और नहीं आएगा। तो भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे घर की बहू को जाके तुम मना के उसको इस घर में वापस ले आओ। जैसे मनीषा ये सुनती है उसका दिमाग का जो फ्यूज होता है ना उड़ जाता है। कहते क्या, नहीं ये बिल्कुल नहीं। अंश कहते क्या हुआ, ऐसे क्या बड़बड़ा रही हो। मनीषा तो कहती कि नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही। हाँ तो कहते कि अब फिर से ये आ जाएगी इस घर में और मेरा प्लान चौपट कर देगी। नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दे सकती, पर कैसे रोकूं सान्या को कि कंगना को वो लेने ना जाए। सब लोग बड़े बेसब्री से रात को सबको नींद नहीं आती है, सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे सुबह की पहली किरण देखते हैं कि सान्या बिल्कुल कपड़े पहन के तैयार होके नीचे आके हॉल में बैठी होती है और सब लोगों का वेट कर रही होती है। अभी यहाँ तक कि सब लोग जगे भी नहीं होते हैं, बाकी लोग नहा वहा के पूजा के लिए आते हैं और पूजा के लिए बस वेट ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे सान्या को देख के सब लोग ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कि एलियन देख लिया हो। और उसकी माँ जो होती है वो पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह सान्या, इतनी जल्दी कैसे नींद खुल गई बेटा। तो कहती कि माँ वो कंगना को लेने जाना है ना, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी जग जाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहती कि अच्छा किया, और वैसे भी
मैं बस आरती के लिए जा ही रही हूँ, तो आरती हो जाएगी तो तुम चली जाना। तो कहती कि नहीं माँ, मैं बस निकलती हूँ और बहुत हो गया जो आप इतने दिनों से आरती कर रहे थी। मैं अब कंगना को वापस लेके आऊँगी और अब से वही इस घर की आरती करेगी। तो कहती हैं कि ठीक है, और वो अपनी माँ का पैर छूती है और निकलती है। दादी को गले लगाती है, बुआ उसके गले लगती है और अंश उसको ऑल द बेस्ट, अंश भी उसको ऑल द बेस्ट बोलता है। और यहाँ से वीरेंद्र जो होता है एक स्माइल पास करता है दूर खड़ा होके। सब लोग काफी खुश होते हैं, थोड़ा सा खुशी का माहौल होता है। और यार कंगना जो होती है उसका एक एक दिन जो होता है काफी भारी कट रहा होता है। वो शायद सोची भी नहीं होती, इमेजिन भी नहीं की होती है कि ऐसा भी वक्त उसकी जिंदगी में आएगा। और वो जब चाहेगी कि नहीं उसको यहाँ नहीं रहना, जिसने पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया होता है, अब अचानक से उसकी जिंदगी पलट सी गई होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए स्टोरी को। और जो टाइमिंग जो फिक्स किया है आप जाके विजिट करिएगा और सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको स्टोरी। तो चलें, बाय, टेक केयर।